हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और आज हम क्लास 12 का लेसन 1 जो हमने आधा किया था, है ना, आधा से ज़्यादा ही कर चुके थे। उसमें राज्यों का पुनर्गठन रह गया था, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि भारत देश जब आज़ाद हुआ था, है ना, फिर बंटवारा हुआ भारत का और पाकिस्तान का, फिर बंटवारा कैसे हुआ, उसमें क्या क्या उसके परिणाम निकले, ये पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो देसी रियासतें थी यानी जो रजवाड़े थे, उनका भारत में विलय कैसे हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देख ले। ठीक है, उसके बाद ये वाला टॉपिक करें। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या है, यानी कि दोबारा से राज्यों का गठन किया गया, है ना। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद राज्यों को भारत को कई सारे राज्यों में बांटा गया था। तो यानी राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए क्या क्या किया गया, कैसे हुआ राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, और क्या क्या उसमें परेशानियां थी और क्या क्या नियम कानून हुए, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, या सरकार ने किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बंटवारे व आज़ादी से पहले। ठीक है, तो बंटवारे और आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी। तो जब आज़ादी अभी नहीं मिली थी तो 1920 में एक कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में ये तय किया गया था, कांग्रेस ने ये तय किया था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आज़ादी जब हमें मिल जाएगी ना, तो हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे, नहीं राज्य बना देंगे। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो स्थितियों में कुछ बदलाव आ गया और आज़ादी के बाद क्या भाई, आज़ादी के बाद अलग समस्याएं थी, क्योंकि आज़ादी जैसे ही मिली हमें बंटवारा भी करना पड़ा अपने देश का। और फिर अब देश में जो देश के नेता थे या जो देश की सरकार थी, उनके अंदर ये चिंताएं, ये परेशानियां उनको सताने लग गई कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए और उन तो क्या होगा, भारत जो है वो कई हिस्सों में टूट सकता है, उसके टूटने का खतरा हो सकता है ना, खंडित हो जाएगा। हम जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा और जिससे क्या होगा, अव्यवस्था भी फैल जाएगी और कई सारी जो अन्य चुनौतियां हैं, जैसे कि हमें अपना विकास करना है, अपना लोकतंत्र कायम करना है, उससे मुख्य चुनौतियों से हम भटक जाएंगे, है ना, ये पुनर्गठन के चक्कर में भाषा के आधार पे और लोगों की मांगों के आधार पे। तो इसीलिए क्या कर दिया, भारत की सरकार ने मना कर दिया कि ये देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा हो सकता है। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की बात पहले आज़ादी से उन्होंने कही थी, वो बाद में उससे इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। और फिर होता क्या है, 17 जून 1948 को ना, जब आज़ादी के बाद एक धर कमीशन यानी धर आयोग बनाया जाता है। और ये आयोग जो होता है, वो आयोग ये सोच विचार करने के लिए बनाया जाता है कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो इसमें ये सुझाव क्या देता है कि राज्य का जो पुनर्गठन है ना, वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। यानी कि ये जो धर कमीशन है, धर आयोग है, इस आयोग ने क्या कहा, इस आयोग ने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, जो राज्य बनाए जाने चाहिए वो भाषा के आधार पर नहीं होने चाहिए, वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होने चाहिए। ठीक है, और इस धर कमीशन के जो हेड थे वो एस.के. धर थे, इसीलिए इसको धर कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो इन्होंने सुझाव दे दिया, ठीक है, कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने भी इनकार कर दिया। अब फिर एक कमेटी बनती है 1948 में, जेवीपी कमेटी। अब ये जेवीपी कमेटी क्या है, ये जेवीपी कमेटी 3 लोगों की कमेटी थी, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारमैया, ये 3 लोग इस कमेटी के सदस्य थे। और इन्होंने क्या फैसला लिया कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जेवीपी कमेटी के 3 सदस्य याद रखना कौन कौन है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पताभी सीतारमैया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि अब ये दोनों ही आयोग और कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ था, तो अब हम जानते हैं कि भारत में कई सारी विभिन्नताएं और खासकर भाषाएं, तो अलग अलग कई सारी भाषाएं हैं और उसके आधार पर
क्षेत्रों की मांग होने लग गई है ना। और सबसे पहले मद्रास प्रांत, जो कि एक बड़ा प्रांत था उस समय पे, ठीक है, उस मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी जो लोग थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक अलग क्षेत्र की मांग की, और जिसको बाद में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया, ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश है सॉरी जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु भाषी लोगों ने उसकी मांग की थी कि हमें एक नया राज्य चाहिए, क्योंकि उस मद्रास प्रांत में तमिल और तेलुगु दो भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, और तेलुगु भाषा बोलने वाले भी बहुत अधिक लोग रहते थे और तमिल भी। लेकिन जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने अलग राज्य की मांग की सरकार से, लेकिन सरकार ने तो मना कर दिया, पहले ही मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर तो हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमारे देश की एकता को खतरा हो सकता है, देश जो है वो कई टुकड़ों में बंट सकता है। अभी मद्रास प्रांत में कौन कौन से हिस्से आते हैं? आज का जो आज का जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये सारे राज्य जो आज के समय हम देखते हैं, ये हिस्से मद्रास प्रांत के अंदर आते थे। 1952 में क्या हुआ, एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की मांग के लिए आंदोलन हो गया। मांग तो बहुत पहले से ही चल रही थी, लेकिन 1952 में आंदोलन खड़ा हो गया, यानी कि लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया कि भाई हमें अलग राज्य चाहिए ही चाहिए। अब इनके नेता कौन थे इस आंदोलन में? इस आंदोलन के जो आंदोलन चल रहा था उसके नेता कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु। कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो इसके नेता थे। और ये जो पोट्टी श्रीरामुलु थे ये कांग्रेस के भी नेता थे और एक ये गांधीवादी नेता थे। क्वेश्चन आ सकता है पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे? तो एक कांग्रेसी नेता और साथ ही साथ गांधीवादी भी थे। इन्होंने क्या किया, 56 दिन तक भूख हड़ताल पर ये बैठ गए। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और फिर जिसके कारण हिंसक घटनाएं हो गई पूरे उस प्रांत में, और बहुत लोग घायल हो गए और अव्यवस्था फैल गई। यानी कि ये सारी चीज़ें, स्थिति इतनी वो हो गई थी, बुरी हो गई थी कि अब सरकार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, है ना। सरकार इनकी मांगों को अभी सरकार ने कोई फैसला ही नहीं लिया था, और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद हिंसक घटनाएं भी फैल गई। और आखिरकार सरकार को मजबूर होकर 1953 में सरकार ने दिसंबर 1952 में ये घोषणा की कि हम आंध्र प्रदेश नया राज्य बनाएंगे, ठीक है, जो तेलुगु भाषी होगा राज्य, ठीक है। और फिर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसका देखा देखी बाकी दूसरे जो राज्य, दूसरे जो प्रांत थे, दूसरे भाषा के लोग थे, उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करना शुरू कर दिया। अब सरकार के ऊपर दबाव बनने लग गया। अब फिर सरकार ने क्या किया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, ठीक है। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी दिसंबर 1953 में की गई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और दो और सदस्य भी इस आयोग में थे, एम पनीकर और HN कुंजरू, ये दो इसके अन्य सदस्य। यानी कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था, इसके 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है। और इस आयोग ने रिपोर्ट एक तैयार की, मतलब जिसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिए सरकार को कि हमें किस आधार पे और कैसे राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट थी वो सरकार को 1955 में सौंपी इस आयोग ने। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उस समय उसका क्या क्या काम था, तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका काम था राज्यों का राज्य जो थे उनकी सीमाओं को दोबारा से तय करना, है ना, उनका सीमांकन करना, और ये देखना कि ये भी ध्यान में रखना कि देश की जो एकता है और अखंडता है उसको कोई नुकसान ना हो। और ये भी इन्होंने तय किया कि जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है।
तो ये जो आयोग जो था ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, इन्होंने मना नहीं किया, ये मान गए। इन्होंने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो इससे देश की जो एकता है और अखंडता है उसको नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम राज्य जो लोग हैं, लोगों की डिमांड है, अगर उनको हम पूरा कर देंगे तो इस तरीके से भारत में राज्य तो भाषा के आधार पर अलग अलग बन जाएंगे, परंतु क्या होगा, उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी तो वो देश से बाहर जाने की मांग करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आयोग था, इन्होंने उसका समर्थन किया कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में क्या हुआ, एक अधिनियम पारित होता है और उस अधिनियम के तहत हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मुख्य सिफारिशें क्या थी इस राज्य पुनर्गठन आयोग के? तो सिफारिशें ये थी कि प्रमुख भाषा जो समूह है, जो एक बड़ा समूह है भाषा का, उनके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। जैसे कि पंजाबी बोलते हैं पंजाब में, है ना, और क्या बोलते हैं कि गुजरात, जहाँ पे गुजराती भाषी ज़्यादा लोग रहते हैं, महाराष्ट्र जहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश देखा हमने, वहाँ पे तमिल बोलने वाले ज़्यादा लोग थे। तो ऐसे जो बड़े बड़े समूह हैं भाषाओं के आधार पर, उनका राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, और इससे देश की अखंडता और एकता को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, तो राज्य का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जब राज्यों का हम पुनर्गठन करें ना, राज्यों को बनाए नए राज्यों को, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है या नहीं है, वित्तीय दृष्टि से, प्रशासनिक उनकी क्या आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इससे देश की एकता और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पे ये देख लो, पिछले जो 2 कमेटी और आयोग आए थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, और उनको ये लग रहा था कि राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को हानि हो सकती है अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस आयोग ने क्या किया, पूरी तरीके से एकदम अलग सुझाव दिए कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। और इस तरीके से आज हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है ना, बिना एकता और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाए आज के टाइम पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, टोटल, और उसमें से बहुत से जो है भाषा के आधार पर बनाए गए हैं, कुछ प्रशासनिक आधार पर बनाए गए, कुछ भौगोलिक आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ, अगर एक बड़ा प्रांत है और उनकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है तो बना दिए गए। जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया है। जो उत्तराखंड है वो एक पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है। लेकिन वो पहले पूरा एक उत्तर प्रदेश का पूरा एक उत्तर प्रांत था ना, तो उसमें उसको क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड। तो इस तरीके से कई सारे राज्यों का गठन किया गया है। तो कौन कौन से अन्य राज्यों का गठन किया गया है? जैसे कि 1960 में बम्बई जो था एक बड़ा प्रांत था, उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य बनाए गए थे। गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर और महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर। फिर 1963 में नागालैंड बनाया गया, जो नागा भाषी राज्य है, नागा भाषा बोलने वाले लोगों का के लिए। फिर 1966 में पंजाबी भाषी के आधार, पंजाब एक बड़ा प्रांत था उस समय पे। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस पंजाब प्रांत से पंजाबी भाषा वालों के लिए एक अलग राज्य पंजाब, और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 अलग राज्य बनाए गए थे। उस समय जब हिमाचल प्रदेश बनाया गया था तो उस समय हिमाचल प्रदेश का जो दर्जा था वो केंद्र शासित प्रदेश का था। ठीक है, फिर 1970 में हिमाचल प्रदेश अधिनियम आया, और 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया, और उसी के साथ साथ मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको भी नए 3 ये भी राज्य बनाए गए। ठीक है, पूर्व में, है ना, पूर्व के राज्यों में। और फिर 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया। ठीक है, और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्य बने। फिर 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल पहले कहते थे, ये 3 राज्य बनाए गए। ठीक है, झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। ठीक
ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है बिहार का जो पूरा एरिया था वहाँ से अलग हुए हैं, ठीक है। उड़ीसा, बिहार और उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना जो कि 2014 में बना था, ठीक है। और 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि पहले राज्य थे उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 2020 में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, जैसे कि हमारे पहले ना 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ठीक है। 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उसमें से 2 थे दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक है। लेकिन 2020 में क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़कर, दोनों पास पास ही हैं, दोनों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू और कश्मीर। तो पहले 7 थे तो 2 को जोड़ा तो 6 केंद्र शासित प्रदेश, और 2 नए 2019 में जो बने थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो उनको मिलाकर 8। तो टोटल अभी प्रेजेंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, ठीक है। ये पोटी श्रीरामुलु जो थे उनके बारे में लिखा गया कि वो कौन थे, ठीक है। वो गांधीवादी एक कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी उन्होंने अपनी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी की थी। एक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था जो अलग अलग व्यक्तियों के आधार पर किया गया था, ठीक है। उसमें भी उन्होंने भागीदारी की थी। 1940 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत में के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो जो पहले भेदभाव होते थे दलित और ब्राह्मणों में, उसके लिए इन्होंने उपवास किया। उस उपवास पर बैठे कि जो मद्रास प्रांत में जो मंदिर है ना, पहले दलितों को नहीं जाने दिया था मंदिर में, तो उसके लिए इन्होंने उपवास किया। और आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की भी मांग की। और 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन पर बैठे, जिसमें उनको 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 15 दिसंबर 1952 को, है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद सरकार ने पहला राज्य बनाया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा लेक्चर, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।